मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेजर को देखते हैं जिसका नाम जेक पोर्टमैन होता है, जो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। जेक के लिए उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे तुरंत अपने ग्रैंडफादर एब के घर पर पहुंचने को बोलते हैं। दरअसल एब को डिमेंशिया था, इसलिए उन्हें चीजें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब जेक की कोवर्कर जो उसके साथ ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी, वो जेक को लेकर उसे उसके ग्रैंडफादर के यहाँ पर ले जाने लगती है। जब जेक अपने ग्रैंडफादर के घर पर पहुंचता है तो वो वहां नहीं होते, इसलिए जेक और उसकी कोवर्कर एब को आसपास ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद जेक को एब दिखाई देता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी दोनों आंखें गायब थी। इससे पहले कि जेक रिएक्ट करता, एब उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सितंबर 3, 1943 के टाइमलाइन में जाकर एक बर्ड से मिलने को बोलता है। इतना कहकर एब अपना दम तोड़ देता है। तभी जेक को वहां एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। सही समय पर उसकी कोवर्कर उस मॉन्स्टर पर गोली चलाती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अब जेक को कुछ देर पहले लग रहा था कि एब शायद बहकी बातें कर रहा है, मगर मॉन्स्टर को देखने के बाद वो अब श्योर हो चुका था। आगे हम 1 महीने बाद जेक को देखते हैं, जो एक साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी सेशंस लेने जाता है। जेक थेरेपिस्ट को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर अक्सर उसे अजीब अजीब सी कहानियां सुनाते थे जब वो छोटा था। एब एक ऐसे घर के बारे में बात करता था जहां कुछ स्पेशल टाइप के बच्चे रहते थे, वो भी कैलहोम नाम के जगह पर। उस घर को एक औरत संभालती थी जिसका नाम मिस पेरिग्रिन था, जो एक चिड़िया का रूप भी धारण कर सकती थी। उन घर में वही बच्चे रहते थे जो मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं होते, जैसा कि ब्राउनिन और विक्टर, जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर थी। वहीं पर ह्यू भी रहता था, जिसके अंदर मधुमक्खियां रहती थी, और एम्मा के पास भी एक ऐसी पावर थी जिससे वो फ्लोट हो सकती थी। एब के पास इन सभी बच्चों के फोटोज भी थे। जेक उस साइकेट्रिस्ट से कहता है कि वो एब के बातों को सीरियसली सुनता था और स्कूल में ये सब कहानियां बाकी बच्चों को सुनाता था, मगर क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बुली करते थे। फिर उसने एब से कहा कि वो उसे झूठी कहानियां सुनाना बंद कर दे, और तब से एब ने इस चीज को फिर से कभी नहीं दोहराया। ये सब सुन वो थेरेपिस्ट कहती है कि जेक इतने सालों से एब की कहानियों को सुनता आ रहा है, इसलिए उसे एब के घर के पास एक मॉन्स्टर दिखाई दिया, जो कि सिर्फ एक हैलुसिनेशन था। जब जेक घर पर लौटता है तो उसकी आंट उसे एक बुक देती है जो उसे एब के सामान में मिली थी। बुक के अंदर उसे एक पोस्ट कार्ड दिखाई देता है जिस पर मिस पेरिग्रिन का नाम और उस घर का एड्रेस था जहां सिर्फ स्पेशल टाइप के बच्चे रहते थे। अगले दिन जेक थेरेपिस्ट के पास जाकर यह बात उसे बता देता है, जिस पर थेरेपिस्ट कहती है कि वो अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार वहां जाकर देखे। आगे जेक और उसके डैड कैलहोम की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों अपने लिए एक होटल बुक कर लेते हैं। कुछ समय बाद जब जेक उस पोस्ट कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंचता है तो वो घर एक खंडर होता है जो पूरी तरह डैमेज हो चुका था। जब वो होटल पर वापस पहुंचता है तो वहां एक आदमी जेक को बताने लगता है कि ईयर 1943 में नाजीज ने एक बॉम्ब उस घर पर गिरा दिया था, जिससे घर के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। अगले दिन जेक उसी खंडर घर में जाता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की को देख वो भागने जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो ब्रॉनविन उसे उठाकर ले जा रही होती है। ये वही लड़की थी जिसके बारे में एब ने जेक को बताया था। वहां पर उसे दूसरे बच्चे भी दिखाई देते हैं जिसके बारे में उसने एब से सुना था। ये देख जेक खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसके ग्रैंडफादर उसे कोई झूठी कहानियां नहीं सुना रहे थे। वहां पर उसे एम्मा भी दिखाई देती है, जिसके पास फ्लोटिंग करने की सुपर पावर थी। एम्मा बताती है कि उन सभी को यहाँ पर मिस पेरिग्रिन ने भेजा है ताकि वो लोग जेक से मिल सके। वो बच्चे जेक को उनके साथ एक गुफा के अंदर चलने को बोलते हैं, मगर जेक घबराकर वापस होटल की तरफ भागता है। जब वो होटल पर पहुंचता है तो वहाँ कोई और लोग ही मौजूद होते हैं। यहाँ में पता चलता है कि केव के अंदर जाने से जेक ईयर 1943 में पहुंच गया है। वहाँ के लोगों को लगता है कि जेक शायद कोई नाजी स्पाई होगा, मगर सही समय पर वहाँ एम्मा और वो बच्चे आकर जेक को बचा लेते हैं। वो बच्चे जेक को लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात मिस पेरिग्रिन से होती है। अंदर उसे ऑलिव नाम की एक लड़की भी दिखाई देती है जो अपने हाथों से एक टी पॉट को गर्म कर रही थी। मतलब उसके पास एक ऐसी सुपर पावर थी जिससे वो किसी भी चीज को अपने हाथों से गर्म कर सकती थी। आगे पेरिग्रिन जेक को बताती है कि उसने ये घर इसलिए बनाया है ताकि दुनिया भर के सभी स्पेशल बच्चे यहाँ पर आकर रह सके। ऐसे लोगों को वो सभी पेक्यूलियर्स कहकर बुलाते हैं। पेक्यूलियर्स का
जेनेटिक मटेरियल आम लोगों से काफी अलग होता है, इसलिए उनमें सुपर पावर्स होती है। हर घर को यहाँ इम्ब्रिन्स नाम के लोग संभालते हैं, जिनके पास भी इन बच्चों जैसी स्पेशल पावर होती है। इसलिए पेरिग्रिन यहाँ की इम्ब्रिन है और इस घर को संभालती है। इम्ब्रेन्स टाइम को रोककर उसे वापस रिपीट कर सकते हैं और उनके पास शेप शिफ्टिंग की पावर भी होती है। वो आगे कहती है कि वो हर दिन सितंबर 3 को रिपीट करती है ताकि सब बच्चे यहाँ पर सेफली रह सके, क्योंकि सितंबर 4, 1943 को इस घर पर नाजिस ने बॉम्ब गिरा दिया था। इसलिए यहाँ के सभी बच्चे एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। वो उसे ये भी बताती है कि एब जब छोटा था तो वो यहीं पर रहा करता था और ये सभी बच्चे एब के दोस्त हुआ करते थे। ये सब सुन जेक पेरिग्रिन से पूछता है कि एब के पास कौन सी सुपर पावर थी, मगर इस बात का जवाब पेरिग्रिन नहीं देती और वो उसे उनका घर दिखाने ले जाती है। जब जेक घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे इनॉक नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो किसी भी मरे हुए जानवर, इंसान या खिलौने को जिंदा कर सकता था। कुछ समय बाद ये सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। यहाँ जेक को पता चलता है कि जब एब यहाँ पर रहा करता था तो एम्मा एब को पसंद करती थी। आगे ये सभी बच्चे एक मूवी देखने बैठ जाते हैं। यहाँ हमें होरेस नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है जो अपने सपनों को प्रोजेक्टर की तरह दीवार पर लोगों को दिखा सकता था। मूवी खत्म होने के बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं क्योंकि पेरिग्रिन टाइम को रीसेट करने वाली थी, क्योंकि नाजिस वहां पर बॉम्ब गिराने वाले थे। बॉम्ब के गिरते ही पेरिग्रिन टाइम को रीसेट कर देती है। कुछ समय बाद जेक को पेरिग्रिन के कमरे में एक लेटर मिलता है जो एब ने पेरिग्रिन के लिए भेजा था। इस लेटर को वो अपने पास छुपा लेता है और फिर एम्मा के साथ गुफा में चले जाता है। गुफा में उन्हें एक इम्ब्रेन दिखाई देता है जो पक्षी का रूप धारण करके वहां पर आया था। वो दोनों देखते हैं कि ये पक्षी घायल है। अब एम्मा इस पक्षी को लेकर पेरिग्रिन के पास जाती है और वही जेक अपने टाइमलाइन में वापस चले जाता है। वापस होटल पर पहुंचने के बाद जेक पेरिग्रिन के लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि बैरन नाम का एक आदमी पेक्यूलियर्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगले दिन जेक और उसके डैड चिड़िया देखने बाहर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जॉन नाम के एक आदमी से होती है जो चिड़िया देखने में दिलचस्पी रखता था। कुछ समय बाद वो दोनों वापस होटल पर पहुंचते हैं और जैसे ही जेक के डैड सो जाते हैं, जेक वापस केव में जाकर ईयर 1943 में पहुंच जाता है। मिस पेरिग्रिन के घर पर पहुंचते ही जेक उससे बैरन के बारे में पूछता है। यह सुनकर मिस पेरिग्रिन उस पर भड़क जाती है, ये कहते हुए कि उसे उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब इनॉक जेक को लेकर विक्टर नाम के एक लड़के के पास पहुंचता है जो कब का मर चुका था। इनॉक आगे एक दिल विक्टर के बॉडी में रखता है और उसे वापस होश में लाता है। जब एम्मा और जेक वॉक पर जाते हैं तो वो एम्मा से बैरन के बारे में पूछता है। ये सुन एम्मा उसे समंदर के अंदर ले जाती है और अपने पावर से सारा पानी शिप से बाहर निकाल देती है। वो आगे जेक को एक बॉक्स दिखाती है जो एब का था। उस बॉक्स में एक मैप होता है जिसमें हर उस बिल्डिंग की लोकेशन थी जो टाइम लूप को रीसेट करती थी। वो उसे बैरन की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि बैरन एक ग्रुप को चलाता है जिसका नाम हॉलोस है। एब इन्हीं हॉलोस को खत्म करने लूप से बाहर निकला था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। हॉलोस का सिर्फ एक ही काम है और वो है पेक्यूलियर्स को खत्म करना। आगे जेक और एम्मा पेरिग्रिन पर नजर रखने लगते हैं जो वहां के एक मॉन्स्टर को मार गिराती है। एम्मा कहती है कि इन मॉन्स्टर को एब और वही अकेला देख सकता है, यहाँ तक कि पेरिग्रिन भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं देख सकती। अब जेक को पता चलता है कि एब की तरह वो भी एक पेक्यूलियर है और वो दोनों भी मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं। जब जेक पेरिग्रिन के घर पर पहुंचता है तो वो उसे हॉलोस के बारे में बताने लगती है। पेरिग्रिन कहती है कि हॉलोस भी उन्हीं की तरह पेक्यूलियर्स थे जो टाइम लूप्स में रहकर पक चुके थे। उन्हें लगता था कि इम्ब्रेन्स की पावर से वो लूप के बाहर भी बिना बूढ़े हुए रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक इम्ब्रेन को किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया, मगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जिससे वो सभी पेक्यूलियर्स हॉलो मॉन्स्टर्स में बदल गए। इन मॉन्स्टर्स को अगर वापस अपने इंसान जैसे आकार में लौटना है तो उन्हें पेक्यूलियर्स की आंखें निकालकर खानी होगी। इसलिए हॉलोस काफी अरसे से पेक्यूलियर्स को ढूंढकर उनकी आंखें खाते हैं, मगर पेक्यूलियर्स की आंखें खाने के बाद भी वो अपने असली फॉर्म में नहीं आ रहे थे और उनकी आंखें सफेद ही रहने लगी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस बर्ड को एम्मा और जेक ने रेस्क्यू किया था उसका नाम मिस एवोशेट है और वो अब होश में आ चुकी है। मिस एवोशेट बताती है कि वो जिस घर की देखरेख करती थी वहां पर हॉलोस ने हमला करके सभी पेक्यूलियर्स को खत्म कर दिया है। बैरन अब उस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने की सोच रहा है और इस बार
वो कई सारे इम्ब्रेंस को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वो पेरिग्रिन को ये भी बताता है कि बैरन का अगला टारगेट मिस पेरिग्रिन और यहाँ के बच्चे हैं। ये सुनते ही मिस पेरिग्रिन बच्चों को सामान पैक करने को बोलती है, क्योंकि यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है। अब एम्मा जेक को भी उनके साथ नए लूप में चलने को बोलती है, मगर जेक आने से मना कर देता है और वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। जब वो वापस पहुंचता है तो उसे वहां पर एक इंसान की डेड बॉडी नजर आती है, जिसकी आंखें गायब थी। ये सब वहां के लोग देख रहे थे, जहां जेक के डैड और जॉन भी मौजूद थे। अब जेक समझ जाता है कि ये सब हॉल उसका किया धरा है और वो उसके टाइमलाइन में पहुंच गए हैं। ये बात पेरिग्रिन को बताने वो केव की तरफ भागता है। जेक के डैड जॉन से कहते हैं कि वो जाकर जेक को ले आए। जॉन जेक के पीछे पीछे केव के अंदर घुसता है और यहाँ में पता चलता है कि जॉन दरअसल बैरन है, जो अपना रूप बदलकर जेक से बातचीत कर रहा था। बैरन जेक को ये भी बताता है कि वो उसका थेरेपिस्ट बनकर उससे पेरिग्रिन के घर की लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो अब जेक को धमकाता है ताकि वो पेरिग्रिन के घर तक पहुंच सके। जब जेक और बैरन पेरिग्रिन के यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो बैरन को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। पेरिग्रिन बैरन से कहती है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार है, मगर उसे इन बच्चों को छोड़ देना होगा। जब पेरिग्रिन और बैरन वहां से चले जाते हैं तो सभी बच्चे वहां की खिड़कियों को और दरवाजों को बंद कर देते हैं, क्योंकि बैरन अपने साथियों को वहां पर कभी भी भेज सकता है। तभी मिस एवोशेट पर एक मॉन्स्टर हमला करके उसे खा जाता है, पर तभी जेक उस मॉन्स्टर को तीर से मारकर उसे खत्म कर देता है। आगे सभी बच्चे घर के छत से वहां से भाग जाते हैं। जैसा कि पेरिग्रिन वहां पर नहीं थी, इसलिए डेट रिसेट नहीं होती और वहां नाजी से एक बॉम्ब गिरा देते हैं। अगले सीन में ये सभी बच्चे मिस पेरिग्रिन को जाकर बचाने की सोचते हैं, जहां बैरन उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब ये सभी बच्चे समंदर में डूबी एक शिप को बाहर निकालते हैं और एप के मैप की मदद से एक कार्निवल वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं। आगे जेक और एम्मा बैरन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अंदर मॉन्स्टर्स बैरन और कुछ लोग इम्ब्रेंस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये देख एम्मा उन लोगों को ललचाते हुए बाहर ले जाती है, मगर बाहर बाकी बच्चे पहले से ही प्लानिंग में थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, ये सभी बच्चे उन पर बर्फ फेंककर उन्हें दिखने लायक बना देते हैं। वही इनॉक वहां के पपेट्स को जिंदा करके उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। अब ये सभी बच्चे अपने अद्भुत शक्तियों से सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं, सिवाय बैरन के। वही जेक सभी एम्ब्रेंस को पिंजरे से बाहर निकालता है, जिसमें पेरिग्रिन भी थी। अब जेक और बैरन आमने सामने खड़े हो जाते हैं कि तभी बैरन जेक का रूप धारण कर लेता है। जब एम्मा और इनॉक अंदर आते हैं तो वो दोनों असली जेक को पहचान नहीं पाते। तभी एक मॉन्स्टर वहां आकर बैरन को जेक समझकर उसकी आंखें निकाल लेता है। सही समय पर जेक उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। अगले सीन में जेक सभी बच्चों को गुड बाय बोलकर वापस ईयर 2016 में पहुंच जाता है। जब जेक फ्लोरिडा जाता है तो उसके ग्रैंडफादर अब भी जिंदा होते हैं। जैसा कि एप की मौत बैरन के हाथों हुई थी, पास्ट में बैरन के मरने की वजह से एप फ्यूचर में बच गया था। वो अपने ग्रैंडफादर को टाइम ट्रैवल वाली सारी बात बता देता है। एप जेक से कहता है कि वो वापस जाकर एम्मा से मिले। ये सुनकर जेक दुनिया के हर लूप्स में एम्मा को ढूंढने लगता है। काफी समय ढूंढने के बाद उसे एम्मा मिल जाती है, जो उसी शिप पर रह रही थी। अब जेक की मुलाकात एम्मा से होती है और वो अपनी दिल की बात एम्मा को बता देता है। मूवी के फाइनल सीन में हम मिस पेरिग्रिन को देखते हैं, जो एक पक्षी बनकर उन दोनों पर नजर रख रही थी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रैवल मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।